हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर इस सीरीज में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस कर रहे थे अभी तक कनिष्क साम्राज्य को, या कुल मिलाकर कहें तो कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था इसके संस्थापक कुजुल कड़फिसस। इसके बाद शासन और सत्ता में आया विनकड़फिसस। याद रखना, इसी व्यक्ति ने आकर भारत के अंदर सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया। इसके बाद शासन और सत्ता में आया कनिष्क के बारे में हम डिटेल में जाकर चर्चा कर चुके हैं। कनिष्क के बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था जो पूरी तरीके से साम्राज्य को क्या कर सके, संचालित कर सके। चाहे वो वशिष्ठ हो, चाहे वो हुविष्क हो, और चाहे वो कनिष्क द्वितीय। मतलब तीन राजा योग्य और इसके बाद के तीन अयोग्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि कनिष्क के शासन काल के बाद एक प्रबलता नहीं मिली शासन में। मतलब एक जो तनाव था राजनीति में, वो तनाव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, तनाव का मतलब यहाँ तनाव से नहीं है, मतलब उस तनाव से नहीं है जो हम लोग फील करते हैं। तनाव का मतलब एक किस्म से फ्लेक्सिबिलिटी से है। कनिष्क के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई और कुल मिलाकर ये शासक धीरे धीरे शासन तो करते रहे, लेकिन इस ओर जो जड़ करने लगी थी चीज वो ये थी फ्यूडलिज्म, मतलब सामंतवाद। ये हमारा भारत है, सेंटर की सत्ता में राजा है, राजा के इर्द गिर्द राजा ने अपने आदमियों को बिठा रखा है, ठीक है। तो ये गब्बर है, ये कालिया है, तो राजा ने जो है इर्द गिर्द जो है आपस में क्या कर रखा है, भूमि के बड़े बड़े भागों पर लोगों को स्थापित कर रखा है। ये कालिया क्या करते हैं, ये यहाँ से टैक्स लेते हैं और ये टैक्स दे देते हैं किसे, जाकर राजा। अब राजा ही मर जाए या अयोग्य राजा आ जाए तो ये सारे के सारे कालिया गब्बर ना बन जाए। मतलब समझिए कि ये सारे के सारे जो सामंत बैठे हैं यहाँ, ये पूरी तरीके से फिर अपनी शासन सत्ता को क्या कर लेंगे, स्थापित। इस सामंतवाद का उदय ब्राह्मण साम्राज्य के दौरान हुआ, जब ब्रह्मदेव भूमियां दान में दे दी गई। ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मणों को बिना करके भूमियां जो है पूरी तरीके से दान में दे दी गई थी, और ये बिना करके अगर दे दी तो कुल मिलाकर ये समझिए कि ये जो विस्तार था ये फैलाव होना स्टार्ट हुआ। लोगों ने कब्जा करना एक दूसरे पर शुरू किया और आसपास की जमीनों पर पूरी तरीके से अपने लट को गाड़ कर खड़े हो गए और ये कहते कि भैया जहां तक हमारी नजर जाती है वो सारी की सारी जमीन हमारी। मतलब एकाधिकार और राज्य का विस्तार, ये व्यवस्थाएं कब पनप रही है, जब कनिष्क के शासन काल का अंत हो रहा है और कनिष्क के बाद के सारे उत्तराधिकारी कनिष्क को फॉलो न करके अपना अपना बस कुछ कर रहे हैं। और इसी अपने अपने में क्या हुआ कि गुप्त जो पूरी तरीके से सही मायने में जो थे वो पूरी तरीके से क्या थे, कुषाणों के सामंत थे। तो ये कालिया थे उस समय के और ये गब्बर है। तो अब ये सारे कालिया जब स्वतंत्र हो गए तो अब इन लोगों ने अपना कोलैबोरेट करके अपने ही आदमियों के अंदर एक ऐसे आदमी को चुन लिया, क्योंकि ये तो राजा थे, तो राजा के ऊपर महाराजा, एक ऐसे महाराजा को चुन लिया जो पूरी तरीके से इन लोगों पर शासन और सत्ता को क्या कर सकता था, स्थापित। अब ये बात अगर नहीं समझ में आई तो बहुत प्यार से एक बात समझा दूं कि जब भी सेंटर की सत्ता कमजोर हुई है तब सेंटर की सत्ता में कोई ना कोई घुसा है, चाहे वो देशी उत्तराधिकारी हो चाहे वो विदेशी उत्तराधिकारी हो, ठीक है। तो ये अगर आज की व्यवस्था के अनुरूप देखा जाए, अगर नरेंद्र मोदी साहब ये बोलते कि भैया भारत का संविधान अखंडता और एकता की बात न करते हुए पूरी तरीके से अब क्या करने लगे, मतलब सारे राज्यों को स्वतंत्र कर दे, तो आज भारत के अंदर जो कुल मिलाकर वर्गीकरण है राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का, वो टूटकर इतना खतरनाक तरीके से हो जाएगा
कि एक आदमी एक भाषा के रूप में, या एक आदमी एक जाति के रूप में, या एक आदमी एक धर्म के रूप में अपने अपने राज्य को मतलब अपने अपने राज्य तक सिमट कर रह जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, एक राज्य का विखंडन। राज्य विखंडन की प्रक्रिया कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल के बाद हो रही है, और इस विखंडन को पूरी तरीके से चारों तरफ से सेव कर यही सारे के सारे सामंत क्या करते हैं, अपना कोलैबोरेशन करते हैं, अपने आप को कोलैबोरेट करते हैं, और कोलैबोरेट करने के बाद शासन और सत्ता में अपने में से ही एक आदमी को चुनकर पूरी तरीके से एक साम्राज्य को क्या कर देते हैं, स्थापित। नाम है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त कौन है, अगर सवाल है कि गुप्त कौन है, तो आपका आंसर होगा कुषाणों के सामंत। सामंत कौन होते हैं, कृषि के एक बहुत बड़े भाग पर जिस एक आदमी का एक अधिकार होता है वो सामंत होते हैं। सामंतवाद क्या होता है, जब इस सामंत और इन सारी चीजों को बढ़ावा मिलने लगे तो उस व्यवस्था को सामंतवाद कहते हैं। क्या सामंतवाद के कारण ही गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ? इस पर लिखना चाहते हो तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो न भी लिखें, ठीक है। क्योंकि ये बात कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि कुषाण सामंत थे, लेकिन कुछ इतिहासकार नहीं मानते कि वो सामंत थे। तो मतलब कुल मिलाकर सामंतवादी व्यवस्था का जो उदय हुआ वो आंध्र सातवाहन काल में, जब ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हो रहा है तब। तो आंध्र सातवाहन काल में ये व्यवस्था अगर ना आई होती तो ना तो कनिष्क को अपने अंडरटेकिंग इन छोटे छोटे राजाओं को खड़ा करने की आवश्यकता पड़ती, और ना ही ये छोटे छोटे राजा अपने आप को पूरी तरीके से एकत्रित कर नए साम्राज्य को क्या करते, स्थापित। चलो जो भी हुआ सही हुआ, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के आने से भारत के अंदर की जो एक चीज थी वो पूरी तरीके से तख्ता पलट की ओर चली गई, और वो था लोगों का नजरिया, विजन, वैज्ञानिक वाद चरम कर जाएगा। मतलब अपने पीक पॉइंट पर भारत के अंदर अगर ये गए कि लोगों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच कब आया, तो उन्हें बोल देना कि वो किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का स्ट्रक्चर उठाकर देख लें, तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको कहते हैं कि आपकी विज्ञान कौशल कला बहुत उन्नत किस्म की है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि मंदिरों को उस रूप में उकेरा गया गुप्त साम्राज्य में कि वो वैज्ञानिक वाद की बिल्कुल चरम सीमा है। मतलब फिर उसके बाद अगर कोई थ्योरी काम करती है तो आज पश्चिम के समाजों को हिस्ट्री टीवी में दिखाने वाले अपने एपिसोड एंशिएंट एलियन में कहना पड़ा, एंशिएंट एलियंस में ये कहना पड़ा कि भैया भारत के मंदिरों को या इतनी उन्नत किस्म की तकनीकों को स्थापित करने वाला कोई इंसान पैदा ही नहीं हो सकता। वो या तो किसी और अन्य ग्रह प्लेनेट से आए हो, या उस समय के समाज को पूरी तरीके से अपनी दूसरी दुनिया में जाने के आयामों का पता होगा। अब चाहे रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन इस काल ने जो दिया वो साहित्य को बिल्कुल खतरनाक तरीके से एक किस्म से क्या कर दिया, ऐसा स्थापित कर दिया कि बड़े बड़े साहित्यों की रचना, लिटरेचर की सबसे ज्यादा भरमार मिलेगी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। इसके बाद बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जन्म, आर्यभट्ट भी यही, मतलब समझिए जिस दौर में आर्यभट्ट जैसे लोग रहे हो वो दौर उस समय का क्या रहा होगा। तो न केवल यहाँ गुप्त साम्राज्य पर 2 से 3 लेक्चर में हम लोग जाएंगे, तो पहले तो हम सारे के सारे शासकों को डिस्कस करेंगे, शासक, और उसके बाद फिर हम धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिल्प, उद्योग, लिटरेचर, कला, विज्ञान, इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते हुए फिर अपने गुप्त साम्राज्य के समाप्ति की क्या करेंगे, घोषणा। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं गुप्त साम्राज्य के शासकों पर। तो ये कुछ वंशावली इस प्रकार से है, हालांकि 7 शासकों के बाद और भी शासक हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इंपोर्टेंट है तो 1, 2, 3 और एक सवाल हमेशा यहां से पूछा जाता है। इसके बाद भी अन्य शासक रहे, लेकिन डिस्कस करेंगे 2 या 3 शासकों को, जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम जो कि वास्तविक संस्थापक भी हैं, उसके बाद भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त को, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो ये आज का हमारा वर्क होगा। तो समझिए कि श्रीगुप्त जो है वो पूरी तरीके से साम्राज्य के संस्थापक हैं,
लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र न होने के कारण इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं कहा गया। घटोत्कच जो कि इसका उत्तराधिकारी इसी का पुत्र है, ये भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। अगर कोई पूरी तरीके से स्वतंत्र है तो वो है वास्तविक संस्थापकों में चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद बात करें समुद्रगुप्त, इसके बाद की वंशावली पूरी तरीके से प्रबल होगी। यहां तक दोनों शासक जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे, और ये इनकी उपाधियों से, इनके टाइटल से पता चलता है। अब अगर राजा भी हो, कोई टाइटल में महाराजा भी हो, फिर महाराजा धीराज भी हो, मतलब समझिए कि राजा एक छोटे लेवल का पोस्ट हो गया और इन छोटे छोटे राजाओं पर एक बड़ा महाराजा बैठा है। छोटे छोटे महाराजाओं पर सबका बिग बॉस बैठा है, सारे के सारे महाराजाओं का। तो इसलिए इनके टाइटलों से पता चलता है कि कोई राजा है तो कोई महाराजा है, कोई महाराजा है तो कोई महाराजा धीराज है। मतलब राजा, ये रैंकिंग सिस्टम समझ ले उस समय के प्रशासनिक या शासनिक व्यवस्था का, कि राजा से महाराजा, महाराजा से महाराजा धीराज। और फिर भाई आप तो शासक हैं, और जब आप स्वतंत्र हो गए तो फिर आप तो टाइटल कुछ भी रखें, समझिए, चाहे आप टाइटल कुछ भी रखें कि वो आपके नाम की शोभा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टाइटल इन द सेंस कि जो आपको बताते हो कि मेरे टाइटल से मेरी पहचान की जाए, वही पहचान है राजा, महाराजा, महाराजा धीराज, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो वास्तविक संस्थापक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपोर्टेंट है, तो ये डिस्कशन करेंगे कि चंद्रगुप्त जो प्रथम है वही वास्तविक संस्थापक है। इसके बाद समुद्रगुप्त, ये साम्राज्य विस्तार के कारण इतने फेमस हुए, साम्राज्यवादी प्रक्रिया, मतलब एक किस्म से कहे तो कुल मिलाकर अशोक और कनिष्क के अपोजिट का शासक है। हिंसा और आक्रमण की नीति पर कार्य करता है और साम्राज्य के विस्तार को बिल्कुल खुली चुनौती देकर ये कहता है कि भैया आओ, जिसे लड़ना है लड़ो, लेकिन साम्राज्य पर जब एक बार झंडा गाड़ दिया तो वो समुद्रगुप्त का ही हो गया, ऐसा मतलब इतिहासकार कहते हैं। समुद्रगुप्त हो गए भारत के नेपोलियन। जिस प्रकार नेपोलियन ने विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार में कई विजयों को प्राप्त किया। तो साम्राज्यवादी शासकों के रूप में समुद्रगुप्त भी यही मिलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल, मतलब ये कुल मिलाकर इस वंशावली में स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इसी आदमी ने नवरत्नों को रखने की प्रथा प्रारंभ की थी, मतलब एक ऐसा मंत्रिमंडल जो हर प्रकार से शासन और सत्ता में पूरी तरीके से क्या कर सके, वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा देते हुए चीजों का आकलन कर उसे आसान बना सके। तो ये तैयार हुआ कब? चंद्रगुप्त सेकंड के समय, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद कुमारगुप्त, यहाँ तो साहित्य या शिक्षा को वो बल मिला कि ये बड़े बड़े आदमी अपनी पूरी तरीके से ऐसी यूनिवर्सिटीज को जन्म दे रहे हैं जिन यूनिवर्सिटीज को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में उस समय के हिसाब से माना जाता था। उसके बाद स्कंदगुप्त और फिर बाद के अन्य शासकों की चर्चा, ठीक है। तो यहाँ केवल 3 इंपोर्टेंट होंगे, वो होगा एक तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आइए डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। तो सबसे पहला शासक जिसने इसकी स्थापना की वो तो आपका पूरी तरीके से श्रीगुप्त ही रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, तो इसीलिए इतिहासकारों ने कोई ज्यादा खास महत्व नहीं दिया। और फिर जब पेपर बनाए जाते हैं तो उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं नजरअंदाज करके चीजों को चले हैं पूरी तरीके से। तो लेकिन मैं चीजें इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप खुद से जुटाकर खुद अपने नोट्स में ऐड करें। ये नहीं कि आपने लेक्चर देख लिया और लेक्चर देखने के बाद बस 5, 10, 15, 20 मिनट तक तो आप रहेंगे कि हाँ हमने कुछ पढ़ लिया थोड़ा सा आज, लेकिन उसके बाद फिर सारी की सारी स्थितियां वही और बूम बम बुड़ूम। मतलब समझिए कि जो वास्तविक संस्थापक है वह है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक। सवाल आएगा कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आंसर होगा श्रीगुप्त। मैंने कहा है श्रीगुप्त, मतलब केवल संस्थापक की बात करें, अगर केवल संस्थापक की बात, अगर बात करें वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप आंसर हिट करना चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच का पुत्र है, कोई खास वजह या कोई खास रीजन है नहीं कि अब मैं आप इसे डिस्कस करें। भाई याद रखिए कि घटोत्कच का पुत्र है
उपाधि जो उसने धारण की ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उपाधि धारण की महाराजा धीराज की, महाराजाओं का भी राजा है, मतलब ये समझिए कि सामंत तो राजा है ही, फिर राजाओं के ऊपर एक कंट्रोल बॉडी है महाराजाओं की, और महाराजाओं का बिग बॉस है, मतलब ये भूमि का एक बड़ा भाग है और ये राजा है। इन सारे राजाओं पर फिर एक महाराजा है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से 2 4 6 8 10 12 जितने भी हैं महाराजा हो जाए, फिर इन सारे महाराजाओं पर एक महाराजा धीराज है, मतलब कुल मिलाकर सेंटर का केंद्र बिंदु भी महाराजा धीराज और बाउंड्री तक पूरी तरीके से संरक्षित करने वाला भी महाराजा धीराज। तो उपाधि किसकी धारण की? महाराजा धीराज की, महाराजाओं का भी राजा। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अशोक के बाद या मौर्य साम्राज्य के बाद मगध साम्राज्य की ओर अब किसी ने ध्यान देना शुरू मतलब अगर किया है तो अब पूरी तरीके से कौन है? वो है गुप्त साम्राज्य। पाटलिपुत्र को राजधानी बना रहे हैं, मतलब आज का आधुनिक पटना। चूंकि कुषाण का साम्राज्य पंजाब और आपका पाकिस्तान तक सिमट कर रह गया था, तो राजधानी को वहीं स्टेबल किया जो मगध साम्राज्य ने सबसे प्राथमिक रूप में जिस राजधानी को चुना था। इसी कारण इतिहासकार चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध संस्थापक के रूप में भी जानते हैं कि प्रथम मगध का संस्थापक तो था ही, चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे वो अजातशत्रु हो, चाहे वो उदयन हो। क्योंकि पाटलिपुत्र नगर को बसाने वाला कौन था? आपका पूरी तरीके से उदयन। और उदयन कौन है? हर्यक वंश के संस्थापकों में। ठीक है, तो अब ये राजधानी बनी पाटलिपुत्र और द्वितीय मगध संस्थापक यहीं से इसे कहा गया। 319 ईस्वी में एक संवत एक कैलेंडर बिल्कुल स्थापना की गई और इसे नाम दिया गया गुप्त संवत। ये कब चला? 319 ईस्वी। इससे पहले एक संवत और चल चुका है भारत के अंदर, उसका नाम है शक संवत, उसकी डेट है 78 ईस्वी। ये चला, मतलब इसे ये कहेंगे कि कनिष्क के राज्यारोहण की सर्वाधिक मान्य तिथि यही है। मतलब जब राज्यारोहण हुआ कनिष्क का तो वो हुआ था 78 ईस्वी शक संवत के अकॉर्डिंग। ये जो 319 ईस्वी जो संवत आया, ये आया पूरी तरीके से हमारा गुप्त संवत के। तो जितने भी कैलेंडर आए हो, मतलब कैलेंडर भी एक किस्म से वैज्ञानिक खोज है। मतलब आपने चीजों को पहले उसकी गणना की होगी, फिर उसका आकलन किया होगा, दिन को डिवाइड किया होगा, घंटों में विभाजित किया गया होगा। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपने खगोल शास्त्र को या पूरी तरीके से ब्रह्मांड के नियमों को समझ ना लिया। और ये ब्रह्मांड के सारे नियमों को समझाने वाले लोग ही कहां बैठे हैं? गुप्त साम्राज्य के दरबारों के अंतर्गत। फिर अगर ये आए कि सबसे पहले भारत के अंदर स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई, तो आपका आंसर होगा पूरी तरीके से आपका विम कड़फिसस। ठीक है, लेकिन अगर बात आए कि गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये 2 4 5 6 फैक्ट है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं केवल, लेकिन मेरा पूरा फोकस रहेगा कि कॉन्सेप्चुअली आपको किस तरीके से समझाया जाए। तो फिर आप डिस्कस करते हैं पूरी तरीके से समुद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। जल्दी कर लेते हैं इसे फिनिश, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तो फिर जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, उस पर डिस्कस करेंगे। यहां से केवल एक सवाल आएगा कि भारत में नेपोलियन कौन है, या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त। लेकिन अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि समुद्रगुप्त के द्वारा निम्न में से किस उपाधि को धारण किया गया। तो महत्वपूर्ण 4 उपाधियां हैं। अश्वमेध, इसने अश्वमेध करा था, दैट्स व्हाई, तो अश्वमेध की उपाधि इसने ली। पराक्रमांक, अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम। तो इस तरीके से 4 उपाधियों को धारण करने वाला एक शासक कौन था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है।
साम्राज्य विस्तार की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर, यानी कि आज जो जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मगध साम्राज्य तक, और कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक जितना भी क्षेत्र आता है वो सारा का सारा किसके अधीन है? पूरा का पूरा वो जिसके अधीन है वही आपका समुद्रगुप्त है। इसकी 3 प्रकार की नीतियां थी और तीनों प्रकार से उन नीतियों पर यह काम किया करता था। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक तो उपाधियां, क्या कहा गया है वो, साम्राज्य विस्तार याद रखेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीति के 3 तत्व कौन से हैं? निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की नीति के 3 तत्व कौन से हैं? तो आंसर होगा ग्रहण। मतलब सबसे पहले क्या करता है, राज्य के अंदर पूरी तरीके से, यार ये तो पहले स्टार्ट करें, स्टार्ट है, नीति की बात कर रहे हैं तो 3 प्रकार की नीतियां हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने की वजह से अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो बीच में तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। नीति में पूरी तरीके से गड़बड़ी बोल रहा हूं कि नीतियां जो है वो कुल मिलाकर, एक तो ग्रहण करना, एक तो जहां भी आप शासन कर रहे हैं या जहां आपको राज्य को एक अधिकार स्थापित करना है वहां से उस अधिकार को या शत्रु पर एक अधिकार को जमाना ग्रहण करना है, शत्रु पर दया दिखाना अनुग्रह करना है, और फिर शत्रु को मुक्ति देना। मतलब पहले आप उसके राज्य को जीत भी लेते हैं, फिर उसके राज्य को जीतकर उस पर दया भी करते हैं, और दया करने के बाद उसे मुक्ति भी दे देते हैं। यही नीति अपनाकर समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अब शासन और सत्ता की बागडोर आई चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथों में। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल उस समय के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि दुनिया के बेहतरीन मस्तिष्क इस आदमी के दरबार में बैठे थे। समझते हैं चीजों को कि यहाँ तक किस तरीके से आएंगे हम लोग। उपाधि विक्रमादित्य और परम भागवत यानी कि कहीं ना कहीं एक नवीन धर्म का उपासक होने का भी संकेत यहाँ से मिल रहा है कि भागवत धर्म को बढ़ावा मिलने लगा और पूरी तरीके से अब संकल्पनाएं जो थी धार्मिक रूप की वो बदलने लगी। तो मतलब आप उपाधि से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी का धर्म क्या रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो भागवत रहा होगा। अन्य नामों में देवगुप्त है, देव है, देवों में देव है। मतलब कुल मिलाकर एक किस्म से कहे तो मतलब तुलना नहीं होगी, लेकिन अशोक को अगर देवों का देव कहा गया तो इस आदमी को अन्य देवगुप्त, देवराज और देवर्षि के रूप में जाना जाता है। ठीक, क्योंकि ऋषि या मुनि की उपाधि कोई साधारण व्यक्ति धारण नहीं करते। तो देवर्षि की बात हो रही है तो कहीं कुल मिलाकर बात यह है कि अध्यात्म जैसे विषयों का भी साइंटिफिक अप्रोच उस समय आने लगा। कला और साहित्य का तो इतना भरमार स्वर्ण युग है कि कालिदास ने अपने नाटक काव्य का सारा जो रचा वो इसी काल के अंदर रचा। अगर महाभारत और रामायण की भी बात करें तो वो इसी काल में लिखी जा रही है और एक अच्छे लेवल पर एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीजों को कहानीकृत करके, मतलब साहित्य का ऐसा विकास कि लिटरेचर का ऐसा विकास उसके बाद देखने को कभी मिला नहीं। इस आदमी ने सिल्वर कॉइन्स चलाए और सिल्वर कॉइन्स चलाने के कारण ये फेमस भी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय सिल्वर कॉइन्स क्या कर रहा है, मतलब जो आपकी रजत मुद्राएं हैं उनका क्या कर रहा है, प्रचलन प्रारंभ कर रहा है। चीनी यात्री फाहयान इसी के शासनकाल में भारत आए और इसके दरबार में नवरत्नों को संरक्षण प्राप्त था। देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो कला, साहित्य, विज्ञान या इन चीजों का पोषक है वो आदमी का शासन और उसके शासन का प्रभाव किस रूप में रहा होगा उस समय के अकॉर्डिंग। छपना ज्योतिष विद्या, ज्योतिष शास्त्र, मतलब ये रत्न है, रत्नों का नाम है नवरत्न है, नंबर 1, 2, 3 जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बैठे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। शपनक ज्योतिष विद्या, इसका जो एरिया है जिसमें काम करता है या रिसर्च करता है वो ये है, और फिर जो इन्होंने लिखा है उस पुस्तक का नाम ये है। तो शपनक ज्योतिष विद्या में निपुण है, ज्योतिष शास्त्र का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है इधर से। ठीक है, तो धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र का क्या कर रहा है, सॉरी उसका जो हेल्थ है, जो एरिया है वो हेल्थ का है, चिकित्सा का है, और इसकी जो पुस्तक है वो आपकी आयुर्वेद है जो संस्कृत में लिखी है।
ये आयुर्वेद पूरी तरीके से वेदों पर आधारित ही था, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। कालिदास नाटक और काव्य, इसका क्षेत्र है, मतलब कालिदास का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से नाटक और काव्य है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान काव्यों की रचना करने वाले एकमात्र व्यक्ति कालिदास। अमर सिंह, जिन्हें उस समय के शब्दकोश का जन्मदाता कहा जाता है, या कुल मिलाकर कहें कि डिक्शनरी लिखने वाला भारत के अंदर कोई आदमी अगर था तो वो था अमर सिंह। तो अमर कोश में अपनी शब्दावली को रखा और पूरी तरीके से डिक्शनरी बनाकर चीजों को मतलब क्रम देने की कोशिश की गई। वराहमिहिर ज्योतिष है और इनकी पुस्तक का नाम है वृद्ध संहिता। वरुचि व्याकरण के क्षेत्र में काम करते हैं, पुस्तक का नाम भी व्याकरण ही है, क्षेत्र भी व्याकरण और रचना भी व्याकरण। शंकु वास्तुकला और पूरी तरीके से इनका जो रचना है वो है आपकी शिल्प शास्त्र। तो ये नाम है और ये इनकी रचना। यहां से नहीं पूछा जाता, सवाल यहां से आएगा कि इसकी रचना क्या है और किस तरीके से इन्होंने इसे लिखा। बेताल भट्ट, एरिया है मैजिक, जादू और मंत्र शास्त्र की क्या की है रचना। हरिशेन उस समय के प्रख्यात कवि हैं और कविता इनकी क्या है रचना है। मतलब नवरत्नों को संरक्षण प्राप्त है, सिल्वर कॉइन्स ये आदमी चला रहा है, चीनी यात्री फायान इसके शासनकाल में आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा काल। और अभी तक फैक्ट्स हमने जो डिस्कस किए पेपर में इसी रूप में पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात करें तो फिर फैक्चुअल डाटा को एक तरफ हटाकर, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है, क्योंकि इन नवरत्नों के बारे में जितना जुटा सकते हैं हम उसे जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने डीप जाकर और चीजों को स्टडी करते हैं। अब फैक्ट को अगर यहाँ खत्म करें तो उसके बाद एक फैक्ट बचता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासनकर्ता आया वो कुमारगुप्त था, और कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। गुप्त साम्राज्य पर एक बढ़िया लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ये सारा फैक्चुअल कंटेंट बिल्कुल जीरो होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की अगर बात करें कि गुप्त साम्राज्य में परिवर्तन क्यों आया और गुप्त साम्राज्य को वैज्ञानिकवाद का युग क्यों कहा गया, तो उसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे अपने अंतिम और आखिरी लेक्चर में। इसके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उतने कुशल नहीं हुए कि मैं यहाँ उनकी चर्चा करूं, तो पूरी तरीके से अब परिदृश्य बदलेगा और चीजें अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, धर्म और पूरी तरीके से जो लेखन कला है उस पर, जो मंदिर कला है उस पर, तो कुल मिलाकर सारे के सारे चीजें किस तरीके से घटित हुई और कैसे गुप्त काल में दो बड़े महाकाव्य महाभारत और रामायण लिखे गए और किस तरीके से चीजों को एक रूपांतरण मिला। तो मतलब एक कुल मिलाकर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। जब भी भारत पुनर्जागृत हुआ है तब भारत को कई बड़े वैज्ञानिक मिले हैं और वो सारे के सारे वैज्ञानिक किस मतलब काल में मिलेंगे, वो आपका आंसर होगा गुप्त काल। मतलब भरमार है यहाँ ज्योतिष विद्या में। अगर छपना क्या है तो इसके साथ साथ और आदमी भी ट्राई कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, हेल्थ में और आदमी भी काम कर रहे हैं। कालिदास के साथ साथ और काव्य शास्त्र या और नाटककार भी पूरी तरीके से अपने आप को झिझोड़ कर रख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर संस्कृत जैसे साहित्यों का स्वर्ण युग, तो साहित्य, कला, विज्ञान भरमार है। तो कल जब डिस्कस करेंगे तो फिर पूरी तरीके से चीजों को और डीप जाकर समझेंगे। और आज आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, चाहे अगर नोट भी ना करें तो ये आपको सारे नोट्स में मिल जाएगा। चीजें इसी तरीके से वहां भी होगी और फिर इतिहास में कुछ बदला हो जाता नहीं, लेकिन एक चीज जो बदलता है वो होता है आपका नजरिया। लेकिन तटस्थ होकर अगर इतिहास को पढ़ोगे तो इतिहास समझ में आएगा। अगर इतिहास में आप धार्मिक हो गए तो इतिहास फिर कभी समझ में नहीं आएगा। तो फिर कल मुलाकात करते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।